नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कर रहा है। अमेरिका से टकराव की तैयारी है इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने पूंछ में किया सीज फायर का उल्लंघन, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजनाथ सिंह बोले, जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पाते उनकी हालत पड़ोसी मुल्क जैसी होती है। यानी कि दोस्तों, इशारों में पाकिस्तान और चीन पर हमला बोला है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कर रहा है अमेरिका से टकराव की तैयारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चीन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा है तथा बीजिंग अमेरिका के साथ टकराव की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन का इरादा आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से दुनिया पर हावी होने का है। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जॉन रैडक्लिफ ने समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक उल्लेख में लिखा कि चीन अमेरिकी रहस्यों की चोरी कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और उसके बाद बाजार से अमेरिकी कंपनियों को हटाने का प्रयास कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी उत्पादों पर शुल्क लगाने और बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाते हुए चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। रैडक्लिफ ने कहा, खुफिया जानकारी से साफ है कि बीजिंग अमेरिका और बाकी दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से हावी होने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा, चीन की कई प्रमुख सार्वजनिक पहल और प्रमुख कंपनियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों के लिए आवरण की एक परत पेश करती है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में चीन के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। अमेरिका ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए वीजा को सीमित कर दिया है और कई चीनी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन को इस वर्ष के शुरू में ह्यूस्टन स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का भी आदेश दिया था, क्योंकि आरोप था कि उस मिशन के चीनी राजनयिक अमेरिकी नागरिकों को धमका रहे थे और जासूसी के प्रयास कर रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को हमारे समय के सबसे बड़े खतरे के रूप में परिभाषित किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने पुंछ में किया सीज फायर का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कासबा और किरनी सेक्टरों में फायरिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ जिले के कासबा और किरनी सेक्टरों में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर मोर्टार से गोले दागे गए हैं। खबर लिखने तक किसी भी तरह से नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। भारतीय सेना ने सीज फायर को लेकर कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कस्बा और किरनी सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार के साथ गोलीबारी करके सीज फायर का उल्लंघन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ बोले, जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पाते उनकी हालत पड़ोसी मुल्क जैसी होती है। जी हां दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम न लेकर उस पर इशारे में निशाना साधा है। राजनाथ ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा है कि जो मुल्क अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पाते उनकी हालात पाकिस्तान जैसी हो जाती है, जो खुद अपनी सड़क नहीं बना सकते हैं और नहीं उस पर चल सकते हैं। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि चीन नजदीकी देशों में तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वह कहते हैं कि वह पड़ोसी मुल्कों में तेजी से व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास समेत कई इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऑनलाइन कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की ओर से देश की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने या सीमा पार आतंकवाद का सामना करने समेत अलग अलग सुरक्षाओं से निपटने के प्रभावी प्रतिक्रिया पर भी प्रकाश डाला है। राजनाथ ने कहा है कि जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम नहीं है वह हमारे पड़ोसी मुल्क की तरह बन जाते हैं। वह अपनी ना ही सड़क बना सकते हैं, ना ही उस पर चल सकते हैं, ना ही खुद व्यापार कर सकते हैं, ना ही किसी को व्यापार करने देने से रोक सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार को पीएम मोदी आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का करेंगे शुभारंभ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्य का डिजिटल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। परियोजना के प्रथम चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश की जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो रेल परियोजना की रफ्तार बढ़ा दी है। लखनऊ में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू करने और कानपुर में बहुत जल्द मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने जा रही सरकार अब आगरा के लोगों को भी मेट्रो में सफर कराने की तैयारी में जुट गई है।
योजना के प्रथम चरण के तहत दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आगरा मेट्रो की कुल लागत 8,379.62 करोड़ रुपए होगी। प्रथम चरण में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले ताज ईस्ट से जामा मस्जिद तक 6 किलोमीटर तक प्राथमिक खंड तैयार किया जाएगा। इस खंड में कुल 6 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें ताज ईस्ट गेट, बसई, फतेहाबाद रोड 3 उपरिगामी मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ताजमहल, आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद भूमिगत मेट्रो स्टेशन होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी बोले, ओवैसी की राजनीति पर लगेगी लगाम, AIM-IM का दुस्साहस बढ़ गया था। जी हां दोस्तों, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा की शानदार सफलता से गदगद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने AIM-IM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला बोला है। सुशील मोदी ने ओवैसी की पार्टी पर धार्मिक कट्टरता, अलगाववाद और निजामियात को बढ़ावा देने वाले राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा की शानदार सफलता से देश की साइबर सिटी में धार्मिक कट्टरता, अलगाववाद और निजामियत को बढ़ावा देने वाले ओवैसी की राजनीति पर लगाम लगेगी। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 विधानसभा सीट जीतने के बाद जिस AIM-IM का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि उसके एक विधायक को हिंदुस्तान के नाम पर आपत्ति हो रही थी, उसे उसके गढ़ में चुनौती देने का साहस केवल भाजपा दिखा सकी। हैदराबाद विजय से तेलंगाना सहित कई दक्षिणी राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। इसके लिए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई। आपको बता दें कि दरअसल सुशील कुमार मोदी ने उस बात की चर्चा की है जो AIM-IM विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेने के दौरान किया था। AIM-IM विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सदन में हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने को कहा था। दरअसल सदस्यता ग्रहण के क्रम में अख्तरुल ईमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अख्तरुल ईमान ने उर्दू में शपथ लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन चूंकि उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की थी। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हिंदी भाषा में भारत के संविधान की शपथ ली जाती है। मैथिली में भी हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू में शपथ लेने के लिए जो पत्र मुहैया कराया गया है उसमें भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विधायक ने कहा कि वह भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, न कि हिंदुस्तान की संविधान की। करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने चीन पर लगाई नई वीजा पाबंदी, कहा व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों का स्वागत नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका विदेशी प्रभाव अभियानों से जुड़े चीन के नागरिकों पर वीजा पाबंदी लगाएगा। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यह पाबंदी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों या यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से जुड़े दुष्प्रचार या प्रचार अभियान से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर लागू होगी। यूनाइटेड फ्रंट ऐसे लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है जो उइगर, तिब्बत और कहीं भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की आलोचना करते हैं। पोम्पियो ने नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि इसके प्रतिरोधी हथकंडों में आलोचकों और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन जारी किए जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद यह दिखाना है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रम की व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, अमेरिका उनका स्वागत नहीं करेगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि पाबंदियों के नए दायरे में कितने लोग आएंगे। इन पाबंदियों की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिकी सरकार पर राजनीतिक दमन को बढ़ाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने गुरुवार को कहा कि यात्रा पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के अपने हित के लिए नुकसानदायक साबित होगा और इससे ग्लोबल स्तर पर अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचेगा। बता दें कि अमेरिका और चीन के रिश्ते ट्रंप कार्यकाल के दौरान काफी तनावपूर्ण हुए हैं। कोरोना को लेकर ट्रंप ने चीन पर सीधे आरोप लगाए थे, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया। चीन को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन से बेहतर संबंध और नरम रुख की उम्मीदें हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, कनाडा में होने वाले कोविड-19 सम्मेलन में शामिल नहीं होगा भारत। जी हां दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की भारत पर की गई टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने ओटावा प्रशासन को एक और झटका दिया है। भारत के आंतरिक मामले में ट्रूडो के बयान के फौरन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई थी। ताज़ा फैसले में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना को लेकर कनाडा की अगुवाई वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अगले सप्ताह होना है आयोजन। भारत ने कनाडा को उसकी कोरोना कॉन्फ्रेंस में अपने विदेश मंत्री के अलग रहने की जानकारी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नवंबर में कोविड-19 को लेकर आयोजित मंत्री स्तरीय सहयोग समूह की 11वीं बैठक में शामिल हुए थे। यह ऐसा पहला मौका था
जब भारत ने आधिकारिक रूप से इस बैठक में भाग लिया था। उस समय कनाडा के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि कनाडा के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के ग्रुप में जुड़ने पर इनका स्वागत करते हुए खुशी जताई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की शुरुआत के दौर से ही भारत इस महामारी से दुनिया को निजात दिलाने के लिए लगातार अगुवाई करते हुए सहयोग दे रहा है। सस्ती और कारगर वैक्सीन को लेकर भी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे में भारत के इस फैसले को कनाडा के लिए एक और सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों से बातचीत से पहले पीएम मोदी ने की 2 घंटे बैठक, शाह राजनाथ रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। शनिवार को किसान संगठनों के साथ पांचवें दौर की बैठक से पहले ये बड़ी मीटिंग हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में पहुंचे। पीएम मोदी के साथ किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की बैठक करीब 11:40 पर खत्म हो गई। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक बैठक निर्धारित है। मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। वहीं इस बीच किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने कहा कि सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए और उसे लिखित में देना होगा कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर आज की वार्ता से कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता है तो राजस्थान के किसान NH8 के साथ दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और जंतर मंतर पर डेरा डालेंगे। बता दें कि किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ठोस भरोसा चाहते हैं। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिन पर वह राजी होती दिखाई दे रही है। हालांकि किसानों का चिल्ला बॉर्डर पर भी प्रदर्शन जारी है। एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 9 दिन से डटे हुए हैं और उनके प्रदर्शन का 10वां दिन है। तमाम मसलों को लेकर 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, मगर अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अब 45 लाख टन धान की होगी खरीद। नीतीश सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने बढ़ाया लक्ष्य। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्य में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है। सरकार ने पहले से 33 लाख टन के लक्ष्य को धान की जगह चावल में बदल दिया, यानी अब 30 लाख टन चावल की सरकारी खरीद होगी। इसके लिए राज्य सरकार को लगभग 45 लाख टन धान की खरीद करनी होगी। राज्य में धान खरीद का अब तक का यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध किया था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र यादव ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसी आलोक में केंद्र ने यह फैसला लिया है, लेकिन केंद्र ने गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की शर्त भी लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को सलाह दी है कि इसके लिए पर्याप्त संख्या में क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े अधिकारियों को लगाया जाए। विशेषज्ञ और प्रशिक्षित लोगों की निगरानी में धान खरीदने का आग्रह सरकार ने किया है। धान खरीद का लक्ष्य तो बढ़ गया, लेकिन शेष प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अभियान 31 मार्च तक ही चलेगा। रैयत किसान 200 और गैर रैयत 75 क्विंटल धान बेच सकेंगे। खरीद में लगे व्यापार मंडल व पैक्सों को हर हाल में चावल मिल से जोड़ा जाएगा। अगर किसान जिले में धान की खरीद की मात्रा की क्षमता भर चावल मिल नहीं होगा तो वहां के पैक्सों या व्यापार मंडलों को पड़ोसी जिले की मिलों से जोड़ा जाएगा। मिलों को पहले चावल देना होगा, उसके बाद धान पैक्स देंगे। चावल लेने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होगी। लक्ष्य बढ़ने से बाजार भाव पर पड़ेगा असर। राज्य में धान खरीद का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता सरकार कभी लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच सकी, लेकिन लक्ष्य बढ़ाने से क्रय एजेंसियों पर एक मानसिक दबाव होता है। साथ ही इसका असर बाजार भाव पर भी पड़ता है। इस साल भी अभी अभियान ने गति नहीं पकड़ा है। अभी 9 जिलों में ही खरीद शुरू हो पाई है। गत वर्ष 30 लाख टन की जगह 20 लाख टन ही खरीद हुई। वह भी तब संभव हुआ जब 1 महीना इसके लिए समय बढ़ाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समुद्र में चीन से निपटने के लिए नौसेना की जरूरत बना तीसरा विमान वाहक, पीएम को दी गई जानकारी। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि एशिया में वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एक तीसरे विमान वाहक पोत की जरूरत है। इसकी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचा दी है। कैबिनेट मंजूरी समेत तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक विमान वाहक पोत को बनने में 18 वर्ष का समय लग जाता है। ऐसा INS विक्रांत के मामले देखा जा चुका है। वहीं चीन द्वारा अब 6ठे विमान वाहक पोत को समुद्र में उतारने की तैयारी है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को अब भारतीय
विमान वाहक पोत को लेकर कोई कदम उठाना होगा। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख ने कहा था कि भारत अगर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो इसे खुद की सुरक्षा करने के अलावा अपनी सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन करना होगा। भारतीय सैन्य हल्कों में तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि नौसेना को यह बताना होगा कि लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ हथियारों के युग में यह पोत कितने समय तक टिक पाएगा। वास्तव में चीन के पास DF-21 मिसाइल है जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। चीन में इसे शिल्प किलर का नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना का मानना है कि उसे शक्ति प्रदर्शन को लेकर भारतीय प्रायद्वीप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समुद्र में उसकी मौजूदगी लंबी दूरी तक होनी चाहिए। वहीं वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार $10 बिलियन के विमान वाहक पोत को मंजूरी दे पाएगी। नौसेना INS विक्रमादित्य में स्काईजंग STOBAR के विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के साथ 65,000 टन का विमान वाहक चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा नियोजकों का कहना है कि यदि भारत बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में अपने कुछ 1062 द्वीप क्षेत्रों को सैन्य ठिकानों में परिवर्तित करने में इस तरह का पैसा लगाता है तो यह मलक्का, जलडमरू और फारस की खाड़ी तक वायु शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। वहीं अगर द्वीप क्षेत्रों में स्थायी ठिकानों को लेकर नकारात्मक पहलू यह है कि वे चीनी गुआम किलर DF-26 मिसाइल की रेंज में होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में आपका स्वागत नहीं है, चीनी अधिकारियों पर यूएस ने बढ़ाई सख्ती। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन के अधिकारियों पर निगरानी और प्रतिबंध बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ऐसे चीनियों को वीजा देने से मना कर दिया है जो चीन के मानवाधिकार हनन की पोल खोलने पर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। अमेरिका की सत्ता से बाहर जा रहे ट्रंप प्रशासन का चीन के खिलाफ ये नया कदम है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ये प्रतिबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों और ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लागू होगा जो प्रोपेगेंडा में शामिल रहते हैं या फिर यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट पर धमकी देने और शारीरिक हिंसा का आरोप है कि ये संगठन चीन प्रशासित उइगर, तिब्बत में चीनी जुल्मों की कहानियों को उजागर करने वाले लोगों को धमकी देता है, उनकी निजी जानकारी लीक कर देता है और कई बार ऐसे लोगों के साथ शारीरिक हिंसा भी की जाती है। चीन अक्सर चीन से बाहर रहने वाले अपने नागरिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाता है। ऐसे लोगों को तंग करने के लिए चीनी प्रशासन ने इनकी निजी जानकारी, इनके परिवार के सदस्यों को निजी जानकारियां सार्वजनिक कर देता है। माइक पोम्पियो ने कहा कि जो लोग इस तरह कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अमेरिका में स्वागत नहीं है। बता दें कि चीन और अमेरिकी नेतृत्व के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच मानवाधिकार के मुद्दों, कोरोना वायरस संक्रमण, व्यापार और तकनीक, ताइवान के मुद्दे पर विवाद के बीच अमेरिका ने ये नया प्रतिबंध लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से जारी तनाव के बीच हिंद महासागर में बरसेंगे गोले, भारत और रूस का 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू। जी हां दोस्तों, LAC पर चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने पूर्वी हिंद महासागर में शुक्रवार को रूस के साथ 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास करने के 2 सप्ताह बाद यह नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। रूसी नौसेना ने अपना गाइडेड मिसाइल क्रूज वरयाग तथा बड़े पनडुब्बी रोधी पोत एडमिरल पांटेलिएव को तैनात किया है। भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल वाहक शिवालिक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के साथ प्रतिनिधित्व कर रही है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवाल ने कहा, अभ्यास का लक्ष्य पारस्परिकता, समझदारी में सुधार और दोनों मित्र नौसेनाओं के बीच बेहतर प्रचलन का आदान प्रदान करना है। इसमें उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, हथियारों की फायरिंग, नौसैनिक अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल हो सकता है। भारतीय नौसेना मित्र विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ नियमित रूप से पैसेज अभ्यास करती रहती है, एक दूसरे के बंदरगाहों का दौरा भी करती है। विवेक माधवाल ने बताया, इस तरह के पैसेज अभ्यास का आयोजन नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अपने मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ किया जाता है। यह युद्ध अभ्यास 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस तरह के नौसैनिक अभ्यास दोनों मित्र सेनाओं के बीच साझा की जा रही मजबूत दोस्ती के संबंधों को तरजीह देते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि मौजूदा सैन्य अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव जारी है। दोनों ही देशों की सेनाएं सीमाओं पर तैनात हैं। उल्लेखनीय है कि नौसेना दिवस के मौके पर शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे तथा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के साथ यहां नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ वाइस एडमिरल R हरि कुमार भी मौजूद थे। नौसेना प्रमुख ने सेवानिवृत्त नौसैनिकों के नाम एक संदेश में कहा, यह साल इस लिहाज से खास है कि हम 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के 50 साल होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में चीन को जवाब देने के लिए रेडी IAF 10 आकाश मिसाइलों का टेस्ट।
जी हां दोस्तों, आईएएफ ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश में वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में एक एक्सरसाइज के दौरान रूस की निर्मित कम दूरी की इग्ला मिसाइलों के साथ भारत में विकसित आकाश मिसाइल का परीक्षण किया। आईएएफ की तरफ से बताया गया है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा भी मंगलवार को एक्सरसाइज में मौजूद थे। उन्होंने इस अभ्यास को करीब से परखा। सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि अभ्यास के दौरान करीब 10 मिसाइलें दागी गईं और इनमें सभी ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। टकराव की स्थिति में आकाश मिसाइल हवा में दुश्मन के विमान को निशाना बनाने में सक्षम है। आकाश मिसाइल के साथ ही वायुसेना ने कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली रूस में बनी इग्ला मिसाइल का परीक्षण किया। आपको बता दें कि यह दोनों ही सिस्टम इस पर पूर्वी एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन की ओर से हवा में हरकत करने की थोड़ी सी भी कोशिश की गई तो वायुसेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इग्ला और आकाश दोनों ही सिस्टम इस समय पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तैनात हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन की ओर से हवा में हरकत करने की थोड़ी सी भी कोशिश की गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।